कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? ये चुनाव लोकसभा चुनाव से कितना अलग होता है? इसमें जीत का फॉर्मूला क्या होता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो लोकसभा के चुनाव से काफी अलग होते हैं। लोकसभा में तो जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, लेकिन राज्यसभा में जनता जिन्हें चुनकर भेजती है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाती हूँ। तो राज्यसभा में कुल 250 सीटें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 245 सीटें हैं। 5 सीटों को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रखा गया है, जो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर है। 245 में से 12 सीटें ऐसी होती हैं जिनका चयन प्रेसिडेंट करते हैं, जो डिफरेंट फील्ड, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस एटसेट्रा के होते हैं। बाकी के राज्यसभा सांसदों का चयन जो है वो सदन में वोट के आधार पर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल के हिसाब से हर स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से अपर हाउस में सीट फिक्स्ड होती हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल भी 6 सालों का होता है, जिसमें कि 33% सीटों के लिए हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों बोला जाता है? तो संविधान का आर्टिकल 83 कहता है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। जैसे लोकसभा है वो हर 5 साल बाद पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। उसमें हर समय कोई न कोई सदस्य सदन में होते ही हैं, इसलिए हर 2 साल में 33% सीटों के लिए चुनाव होते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल कौन हो सकते हैं। तो वो इंसान जो चुनाव में भाग ले रहा है वो सबसे पहले तो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसकी उम्र जो है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इंसान किसी और सरकारी संस्थान में कोई पोजीशन होल्ड करता हो। इसके अलावा वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ 10% इलेक्टेड मेंबर्स या 10 मेंबर्स का सपोर्ट भी उस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है और चुनाव में वोट काउंट कैसे होता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर राज्यसभा में 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और 10 कैंडिडेट्स ने ही नॉमिनेशन फाइल किया है। तो ऐसे सिचुएशन में चुनाव जो है वो नहीं होते हैं। तब तो 10 सीटें हैं और 10 कैंडिडेट, तो उन्हें ही चुन लिया जाता है। लेकिन अगर 10 सीटों के लिए 20 कैंडिडेट्स ने अपनी दावेदारी पेश की है तो ऐसे सिचुएशन में चुनाव की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोट कौन डालता है? तो राज्यसभा चुनाव में जनता द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वोट डालते हैं, और इसलिए इस चुनाव को इनडायरेक्ट चुनाव भी कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि स्टेट में जिस भी पार्टी के पास बहुमत है, पार्टी सभी राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपर हाउस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इसे भी समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके समझेंगे। वैसे तो यूपी में कुल राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लेकिन अभी वहाँ पर 10 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के पास 273 सीटें हैं। अब आपको लगेगा कि बीजेपी के पास तो इतना बड़ा मैंडेट है, वो तो 10 सीटों पर इजीली जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो ये कि पहले विधानसभा सदन में किसी भी पार्टी की भागीदारी कितनी है वो निकाली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भागीदारी होगी 273 डिवाइडेड बाई 403, जो करीब 68% आता है। तो उस हिसाब से अगर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं तो करीब 6 सीट ऐसी होंगी जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी चुनेगी। बाकी की सीटों पर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। राज्यसभा में सभी पार्टियों को उनके एमएलए के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये चुनाव होते कैसे हैं? तो राज्यसभा के चुनाव में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। लोकसभा में तो हम जानते हैं कि आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 कैंडिडेट्स हैं और आपने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी को दूसरी और सी को तीसरी। किसी ने ए को दूसरी, बी को पहली और सी को तीसरी प्रेफरेंस दी, और अब जब काउंटिंग होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस को देखा जाता है, और अगर मिनिमम सपोर्ट नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस को मिल गई तो जीत उसकी होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर मिनिमम सपोर्ट नंबर 20 है, अब ये कैसे निकाला जाता है इसे मैं आगे बताऊंगी। तो अगर ए को 20 फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है तो उसकी जीत हो जाएगी। अब ये मिनिमम सपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट होता है ये भी समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स
डिवाइडेड बाय वैकेंसी +1 और इन सब को +1 से ऐड करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो होते हैं जो लोग वोट दे सकते हैं, यानी कि स्टेट के एमएलए। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 403 एमएलए हैं। वैकेंसीज मतलब कि जिन सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं, जैसे अभी 10 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो वो कैलकुलेट करके आएगा 37.6, जिसका राउंड ऑफ करके रिक्वायर्ड नंबर आएगा 37। तो जीत के लिए कैंडिडेट को 37 वोट्स चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्टेट में ये नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे टाइम पर फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस देखे जाते हैं। लास्ट प्रेफरेंस को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन लास्ट प्रेफरेंस से ही ये डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। तो ये सब आपके सर के ऊपर से चला गया होगा, कोई बात नहीं, इसको मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। तो मान लीजिए प्रेफरेंस लिस्ट में ए सबसे ऊपर है, बी दूसरे नंबर पर और सी थर्ड नंबर पर। तो अब ए और बी के बीच में कंपटीशन है। सी तो ऑलरेडी लास्ट प्रेफरेंस है, तो वो अब बाहर हो चुका है। लेकिन सी का बैलेट बॉक्स जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसी से डिसाइड होगा कि ए जीतेगा या बी। तो सी के बैलेट पेपर को निकाला जाएगा और उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो सी ही होगा, लेकिन फिर हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे और अगर सेकंड प्रेफरेंस में ए को जीत मिलती है तो वो जीत जाएगा, और अगर सेकंड प्रेफरेंस में बी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाएगा। और इन्हीं वजह से राज्यसभा के चुनाव को हम सिंगल ट्रांसफरेबल भी कहते हैं, जिसमें कि वोट जो है वो इस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस साल राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में 10, जिसके बाद बिहार और महाराष्ट्र में 6-6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 5, गुजरात और कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा में 3, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1-1 सीटें हैं। लेकिन अब इन सीटों पर चुनाव कैसे होंगे ये आप समझ ही गए होंगे। अब डिफरेंट स्टेट में इनका क्या कैलकुलेटिव नंबर होगा ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।